नंबर 5 अगेन फिजिक्स से रिलेटेड एक टॉपिक है बच्चे। चैप्टर बहुत इजी है। इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को बहुत सारे कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है, तो थ्योरेटिकली चैप्टर को देखा जाए तो बहुत इजी, बट जब न्यूमेरिकल वाइज देखते हैं तो बच्चों के लिए ये चैप्टर थोड़ा सा क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि वो क्वेश्चन में क्या बताना चाह रहे हैं। बस बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब उसके न्यूमेरिकल उनके लिए आसान है जो कंसेप्ट को अच्छे से समझ चुके, तो उनके लिए न्यूमेरिकल में भी कुछ भी नहीं। बट क्योंकि कंसेप्चुअली चैप्टर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है और वैसे भी हीट अपने आप में बहुत बड़ी ब्रांच है, हम लोग उसको एक दो चैप्टर में सम अप नहीं कर सकते। हम लोग ने लोअर क्लास में बहुत बार हीट के बारे में पढ़े, 8th स्टैंडर्ड में हीट के बारे में पढ़े, टेम्परेचर के बारे में पढ़े, तो हम लोग को पहले भी हीट पढ़ाया जा चुका है। इवन इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक जो आप पढ़ेंगे वो आप पहले ही पढ़ चुके लोअर क्लास में, बट वो आपको ध्यान में नहीं है। तो हम लोग पहले ना चैप्टर के डेफिनेशन को पढ़ते हैं, फिर बाद में इस चैप्टर के ऊपर आए। तो देखो बेसिकली चैप्टर का नाम दिया है हीट। हम लोग दो चीज कॉमनली यूज करते हैं, एक है हीट और एक है टेम्परेचर, है ना। हीट और टेम्परेचर हम लोग ये नॉर्मली अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, और इसका मीनिंग किसी को मतलब पता है या ये दोनों के बीच में डिफरेंस पता है किसी को, हीट और टेम्परेचर के बीच में? नहीं, देखो हीट जो होता है ना, बेसिकली जितने पार्टिकल्स हैं उस मीडियम की जिसको आपको हीट मेजर करना है, उसके सारे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को अगर आप सम निकाल दो, टोटल निकाल दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? हीट मिल जाएगा। हीट इज व्हाट? सम ऑफ ऑल द काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट इन दी सिस्टम। आप पानी उबालते हो तो जब आप उसको हीट करते हैं तो पानी के वाटर बॉइल्स करते हैं, पानी के जो मॉलिक्यूल्स है वो बॉइल करते हैं। बॉइल मतलब उनके पास एनर्जी है, कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। वही काइनेटिक एनर्जी को अगर आप टोटल कर दो, सारे पार्टिकल्स की एनर्जी को क्या कर दो, टोटल निकाल दो, तो आपको क्या मिल जाएगी? हीट एनर्जी। व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर इज नथिंग बट मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट कितना गर्म या फिर कितना ठंडा है, जब आप इसको मेजर करते हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। बेसिक डिफरेंस समझ में आया? बेसिकली हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ क्या होने वाली है? फ्लो होने वाली। एनर्जी हायर से लोअर की तरफ जाती है ना, तो हीट एनर्जी भी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ क्या होगी? फ्लो। सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक गर्म चाय है, मैंने उसको यहाँ पर लाकर रख दिया हूँ, तो सराउंडिंग ठंडा है, चाय गर्म है, तो आप देखिए कुछ देर के बाद आपकी चाय भी क्या हो जाएगी? ठंडी है। रीजन? चाय गर्म थी, सराउंडिंग ठंडा था, तो चाय ने अपने अंदर की हीट को कहाँ भेज दिया? सराउंडिंग, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। तो हीट इज व्हाट? इट इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और अगर डेफिनेशन वाइज बोला है तो सम ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट इन दी सिस्टम। एंड व्हाट इज टेम्परेचर? डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट कितना गर्म या फिर कितना ठंडा है, जब आप इस चीज को मेजर करते हो बच्चे लोग, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। बहरहाल ये तो बात हो गई बेसिक्स की, पर आपको चैप्टर जब स्टार्ट करते हैं ना बच्चे लोग, तो सबसे पहला टॉपिक अपने चैप्टर के अंदर दिया है लेटेंट हीट। क्या दिया है? लेटेंट हीट। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि अपने पास एक बीकर है, इस बीकर के अंदर हम लोगों ने आइस के क्यूब रखे, बर्फ के कुछ टुकड़े रखे, और यहाँ पर हम लोगों ने एक थर्मामीटर लगा के रखे। कौन से थर्मामीटर लगाए? मतलब टेम्परेचर मेजर करेंगे हम लोग, और इसको हम लोग हीट कर रहे हैं। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? हीट। अब आप जब देखें कि जब मैं इसको हीट करूंगा तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। और जब इसको हीट करेंगे तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए? बट आप नोटिस करेंगे जब हम लोग इसको हीट करते हैं तो कुछ टाइम तक के इसके टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं होता। आफ्टर सर्टेन टाइम इसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा। सवाल ये है कि सर ऐसा क्यों हो रहा है? अगर मैं हीट कर रहा हूं तो टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए था। में हो ज्यादा गर्म, क्या कोल्डनेस ज्यादा, इसके लिए टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। टेम्परेचर पानी होएगा, पानी उबलेगा, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ेगा।
पानी उबलेगा तब टेम्परेचर बढ़ेगा। पानी होगा, पानी गर्म होगा फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, क्यूब थोड़ी गर्म होगा। क्यूब गर्म नहीं हो सकता, सही है, पिघल जाएगा। क्यूब गर्म नहीं होगा। देखो बेसिकली होता क्या है बच्चों, आप जब इसको हीट करते हो ना, जब तक कि पूरा का पूरा आइस पूरे के पूरे लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है, तब तक कि उसका टेम्परेचर बढ़ता। अरे हम लोग को पता है कि पानी 0 डिग्री पर होता है और बर्फ भी 0 डिग्री पर होता है। फर्क क्या है ये दोनों में? 0 डिग्री पानी से 0 डिग्री बर्फ बनाने के लिए या 0 डिग्री बर्फ से 0 डिग्री पानी बनाने के लिए आपको ना और उसको हीट देनी पड़ती। सॉलिड के पार्टिकल एक दूसरे से करीब करीब है ना, उनके बीच में जो फोर्स है वो बहुत स्ट्रांग है। तो आप जब हीट देते हो ना, तो वो बॉन्ड को तोड़ने में वो एनर्जी क्या हो जा रही है, यूज हो रहा है। इसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा। जैसे ही पूरा सॉलिड मेल्ट होकर किस में आ जाएगा, लिक्विड में, फिर उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट होगा। अरे समझा मैंने क्या बोला? देखो ये जो लेटेंट वर्ड है ना बच्चे लोग, इसका मतलब ही होता है हिडन। इसका मतलब क्या होता है, छुपा हुआ। समझ में आ रहा है? मतलब ऐसी हीट जो छुपी हुई हीट है, आपको दिखती, अरे भैया मैंने हीट तो किया बट टेम्परेचर बढ़ रहा, क्यों नहीं बढ़ रहा है? सर वो हीट जो आपने उसको ट्रांसफर किए थे वो यूटिलाइज हो गई फेज को चेंज करने, सॉलिड से लिक्विड में लाने के। जैसे ही पूरा सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में आएगा बच्चे, अब टेम्परेचर बढ़ना क्या होगा, स्टार्ट। आप इनिशियली देखेंगे कुछ टाइम तक के टेम्परेचर बढ़ने वाला नहीं है। हाँ, तो पहले तो टेम्परेचर बढ़ रहा नहीं था, जैसे ही पूरा सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में आएगा टेम्परेचर क्या होने लगेगा, बढ़ना स्टार्ट। टेम्परेचर क्या होने लगेगा, बढ़ना स्टार्ट। समझ में आया बच्चों? मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं इसको एक ग्राफ में प्लॉट करूं, टाइम वर्सेस टेम्परेचर, टाइम वर्सेस, जैसे यहाँ टाइम मिनट में और यहाँ पर टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जब मैं हीट करूंगा तो कुछ टाइम तक के टेम्परेचर बदलने वाला नहीं है, मतलब कुछ टाइम तक के टेम्परेचर में कोई बदलाव। फिर जब पूरा सॉलिड किसमें मेल्ट हो जाएगा, अब टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ना। कहां तक जाएगा, 100 पे लिक्विड से वो फिर क्या बनेगा, वेपर। तो फिर से कुछ टाइम के लिए वो कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब अब यहाँ पर लिक्विड के मॉलिक्यूल टूट टूट के और दूर हो रहे और क्या बनने वाला है, अब गैस। कुछ टाइम तक के फिर कांस्टेंट और फिर से उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ना। ये समझा? हाँ या ना? हिडन हीट वो हीट है जिसकी वजह से फेज चेंज होता है। क्या चेंज होता है, टेम्परेचर बदलता। आप पूछ सकते ना सर कहां गई वो हीट? वो हीट यूज हो गई उनके बीच में जो बॉन्ड थी उसको तोड़ने में, इसीलिए टेम्परेचर बदला नहीं। और अगर टेम्परेचर नहीं बदलता है तो ऐसी हीट को हम लोग बोलते हैं हिडन हीट। क्या बोलते हैं इस हीट को? देखो यहाँ पर जब 0 डिग्री था तो पूरा सॉलिड था, पूरा क्या था, 0 से 2 मिनट के बीच में, 0 से 2 मिनट्स के बीच में वो मेल्ट भी हो रहा था, मतलब सॉलिड प्लस लिक्विड। जैसे ही 2 मिनट होगा पूरा का पूरा सॉलिड मेल्ट होकर किस में आ जाएगा, लिक्विड। मतलब अब यहाँ से लिक्विड का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट होगा। यहाँ तक कि वो क्या रहेगा, सिर्फ लिक्विड। यहाँ पर क्या होगा, वो लिक्विड प्लस गैस, और फिर यहाँ पर पूरा क्या रहेगा। अरे समझ रहे कि नहीं? तो वो हीट जो उसको सॉलिड से लिक्विड में लाए या लिक्विड से गैस में लेके जाए, जिसकी वजह से टेम्परेचर बदल रहा, ऐसी हीट को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? समझ में आया? हाँ या ना? अब इसका अगर डेफिनेशन देखें तो यहाँ 2 केस बनते हैं, एक सॉलिड से लिक्विड वाला और एक दूसरा लिक्विड से गैस वाला। तो अब देखो 2 तरीके की लेटेंट हीट दिया है। एक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बच्चे लोग? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। Now what do you mean by latent heat of fusion? ध्यान से देखो, इसका डेफिनेशन बोल रहा हूं मैं। हम लोगों को बुक के अंदर फ्लैग बोल्ड लाइन में लिखा भी हुआ है, the amount of heat absorbed at, sorry, latent heat का डेफिनेशन बोल रहा है ना मुझे, मैं स्पेसिफिक डिटेल चली गया। देखो latent heat का डेफिनेशन क्या है,
हमने पढ़ी ना वो हीट जिसकी वजह से फेज क्या हो, चेंज हो, बट टेम्परेचर बदले, है ना। द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब बाय अ यूनिट मास टू चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, फ्रॉम सॉलिड टू एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट इज नोन एज व्हाट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वो हीट जो एक सॉलिड चीज एब्सॉर्ब करेगा ताकि वो किसमें कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, मतलब उसके टेम्परेचर में कोई बदलाव, मास कितना रहना चाहिए, यूनिट रहना चाहिए, मास कितना रहना चाहिए। ऐसी हीट को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट, क्या बोलते हैं, या और स्पेसिफिकली बोले तो सॉलिड से लिक्विड लेकर जा रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ऐसी लिक्विड से गैस के लिए होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या होता है बच्चे लोग, amount of heat absorbed at a constant temperature by unit mass to change its state from solid to liquid to gas is known as what, latent heat of vaporization। वो हीट जो लिक्विड सब्सटेंस एब्सॉर्ब करे अपने फेज को चेंज करने के लिए, मतलब लिक्विड से गैस में लाने के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पर, उस हीट को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चे। अच्छा, लेटेंट हीट हर ऑब्जेक्ट की सेम होगी क्या, जितना लेटेंट हीट बर्फ की है क्या उतनी ही लेटेंट हीट किसी दूसरे आयरन की या एल्यूमिनियम की भी होगी, नहीं सर। हर ऑब्जेक्ट की लेटेंट हीट क्या होगी, जाहिर सी बात है सबके फेज को चेंज करने के लिए सेम अमाउंट ऑफ हीट तो नहीं लगेगी ना। बर्फ सर जल्दी पिघल जाएगा, बट उसी के कंपेयर में एल्यूमिनियम जल्दी पिघलने वाला नहीं या आयरन जल्दी पिघलने वाला, तो हर ऑब्जेक्ट की लेटेंट हीट क्या होती है, अलग। लेटेंट हीट जो है ना बच्चों, आइस के लिए लेटेंट हीट ऑफ आइस, इसका आंसर आता है 80 कैलोरी पर ग्राम। ये आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल में आप लोग यूज भी करेंगे। मतलब 1 ग्राम आइस को अगर आपको मेल्ट करना है, क्या करना है, मेल्ट करना है, तो आपको उसको कितनी हीट देना पड़ेगा, 80 कैलोरी। कैलोरी इज द यूनिट ऑफ हीट, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। कैलोरी इज द यूनिट ऑफ हीट। तो जब आप 80 कैलोरी एनर्जी इसको देंगे तो वो सॉलिड से किस में चले जाएगा, लिक्विड में। कौन, आइस। कौन, आइस। टेम्परेचर बदलेगा, 0 डिग्री पे रहेगा, पानी में भी 0 डिग्री पर रहेगा, वो बर्फ में भी। बट बर्फ से पानी बनाने के लिए कुछ हीट देना पड़ेगा, वो हीट कितनी होगी, 80। 1 ग्राम आइस के लिए। समझ में आ रहा है। यूनिट ऑफ लेटेंट हीट याद रखेंगे, क्या है बच्चे लोग, कैलोरी पर ग्राम। क्या है, कैलोरी पर। कोई दिक्कत है, ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा, तो 2 टाइप के लेटेंट हीट पढ़े। लेटेंट हीट मतलब छुपी हुई हीट, हिडन हीट, वो हीट जिसकी वजह से फेज बदलेगा, टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं होगा। सर लेटेंट हीट अगर सॉलिड से लिक्विड में है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, और लिक्विड से गैस में है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। समझ में आया, ठीक है। अब जरा यहाँ पर देखो, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे लोग, रिजिलेशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो व्हाट इज रिजिलेशन। देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे किसी चीज के फेज को बदलने का, किसी चीज के फेज को बदलने का है, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है। किसी चीज के फेज को बदलना है तो आप क्या कर सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड में लाना, तो क्या करेंगे, हीट करेंगे सर। मतलब हीट के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है क्या, मारेंगे सर। आधा घंटा छोड़ देंगे, पिघल जाएगा। बेसिकली वहां पे भी हीट ही हुई, सराउंडिंग से वो हीट ले रहा है। वो तो नहीं गलेगा, नमक डाल देंगे तो स्लो गलेगा, नमक गलने से रोकता है। हीट ही सर नहीं, इसके अलावा एक तरीका और, वो है प्रेशर। उसके अलावा दूसरा तरीका क्या है, प्रेशर। आज एक एग्जांपल बताता हूँ, ट्राई करना। एक आइस का क्यूब लो, अपने हाथ में उसको रखो और उसको प्रेस करो दोनों से ऐसे। आप देखोगे कि जितने दूर आपने उसको प्रेस किया ना, उतने दूर उसके अंदर गड्ढा हो जाए, बाकी दूर वैसी नहीं। सिर्फ जितने दूर आपने प्रेशर अप्लाई किए थे ना, उतने दूर का हिस्सा मेल्ट हो जाए। मतलब ये है कि किसी चीज के फेज को अगर बदलना है तो आप प्रेशर अप्लाई करके उसके फेज को क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं। एग्जाम्पल आप लोग बहुत बार देखते हो कि हम लोग जब सिलेंडर के अंदर गैस भरते हैं, प्रेशराइज गैस जब भरते हैं, तो बहुत बार क्या होता है कि प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो जो गैस के पार्टिकल है वो इतने करीब आ जाते हैं कि वो गैस से किसमें हो जाते हैं, लिक्विड। अरे लिक्विड में पार्टिकल्स करीब करीब होते हैं ना,
हम लोग उसको प्रेशर से फील कर रहे हैं, तो मतलब कम जगह में हम लोगों ने ज्यादा, जैसे एग्जांपल देता हूं, ये घर के अंदर कुछ गैस है, अभी मैंने क्या किया, इस रूम के अंदर जितनी एयर के पार्टिकल है अभी पूरे रूम में ना, मैंने उन सबको जमा करके एक छोटे से बॉक्स में बंद कर दिया। मतलब पार्टिकल बहुत करीब करीब आ गए, इतने छोटे से पार्टिकल, इतने छोटे से बॉक्स में ये पूरी एयर जमा कर दिया। तो आपको नहीं लगता सर पार्टिकल बहुत करीब आ जाएंगे? पार्टिकल करीब आएंगे तो वो गैस से किस में आएंगे, और करीब कर दूंगा तो लिक्विड से किस पे आ जाएंगे? समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चे? हाँ या ना? नाउअडेज ना हाइड्रोलिक प्रेस आते हैं जिसमें ना मट्टी को लोग दबा देते हैं, इतना प्रेशर अप्लाई करते हैं उस मट्टी के ऊपर कि पार्टिकल इतने करीब करीब आ जाते हैं कि वो सॉलिड में आ जाते हैं, मतलब वो सैंड से रॉक में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ प्रेशर, विद द हेल्प ऑफ। तो मैं ये बता रहा हूं कि प्रेशर एक और तरीका है जिससे आप फेज को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। आप लोग नोटिस किए बहुत बार हम लोग जब घर के अंदर खाना बनाते हैं तो कभी कभी ना नीचे जो पतीली रहती है वो काली होने लगती है, तो हम लोग बुलाते हैं कि भैया कुछ प्रॉब्लम हो गया, शायद चूल्हे में प्रॉब्लम है। तो कभी कभी आप लोगों ने नोटिस किए हैं, वो लोग बोलते हैं इसके अंदर पानी है, बाटले के अंदर क्या है, पानी है। मैं फर्स्ट टाइम सुना था जब वो बंदा आया जो रिपेयरिंग करता है, बोला इसके अंदर पानी है। तो बोला बाटले के अंदर कहां से पानी आ गया, बाटले में तो पानी नहीं डालते, बाटले में तो एलपीजी डालते हैं, तो ये कैसे पानी पानी बोल रहा है भाई। तो बाद में समझ में आया कि वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है ना, बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर कभी कभी क्या होता है ना, प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, और लिक्विड जब जलता है तो वो प्रॉपरली जलता, उसमें अनबर्न कार्बन रह जाता है, कुछ कार्बन जो जलता, और वो ब्लैक फॉर्म में क्या होता है, आपकी पतीली पे फिर डिपॉजिट होने लगता है और वहां से काली बनना स्टार्ट हो जाती है। अरे समझ रहे कि नहीं क्या बोल? तो किसी चीज के फेस को बदलने के लिए एक तरीका और है हीट के अलावा, वो क्या है, प्रेशर। आपके बुक में ना एक एक्सपेरिमेंट दिया है, उसने आइस का एक क्यूब लिया है, बर्फ की एक सिल्ली लिया है, उसको टेबल पे रखा हुआ है, ठीक है, और उस सिल्ली के ऊपर उसने एक वायर ली है, और वायर के दोनों एंड पर उसने वेट हैंग कर दिया। इमेजिन की फेसबुक है किसके पास, ये डायग्राम दिखा, डायग्राम सबको किया, ऐसा कुछ डायग्राम है। अब वो क्या कर रहा है, वायर देखो, जो वेट है वो वायर के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर बच्चे लोग, आइस क्या होते जाएगा, कटते जाएगा, धीरे 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 वो वायर नीचे आते जाएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वायर नीचे से क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, नीचे आ जाएगा पूरा। होना तो यही चाहिए कि सर अब मेरा जो आइस है वो दो टुकड़ा हो जाए, है ना, होना यही चाहिए कि अपना बर्फ क्या हो जाए, दो टुकड़ा हो जाए। बट आप देखिए कि बच्चे लोग कि बर्फ दो टुकड़ा होगा नहीं, बर्फ ऊपर से अभी भी जॉइंट रहेगा, बर्फ ऊपर से अभी भी क्या रहेगा। अब आप लोग सर ऐसा क्यों हो गया, देखो ऊपर से जब वो मेल्ट हुआ था बच्चे लोग, किसकी वजह से, प्रेशर की। जैसे ही वायर थोड़ा नीचे आएगा ऊपर से प्रेशर हट गया ना, ऊपर से प्रेशर, देखो ऊपर बर्फ से पानी बनने का रीजन था प्रेशर, अब जैसे ही प्रेशर हट गया तो वो वापस से पानी से किस में कन्वर्ट होगा, बर्फ में। अरे हाँ ना भाई, उसको पानी में लाने वाला कौन था, प्रेशर था। अब अगर प्रेशर ही नहीं रहेगा तो वो वापस से किस में जाएगा, सॉलिड स्टेट। इसीलिए जब तक कि वो नीचे आएगा ऊपर से वापस से पानी रीफ्रीज होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। इसीलिए आपका बर्फ जो रहेगा ऊपर से अभी भी कैसा रहेगा, जॉइंट रहेगा। इस फिनोमिना को बोलते हैं रिजिलेशन। इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर बाय अप्लाइंग द प्रेशर। आपने आइस को क्या किए, वाटर में लेकर आए, किसकी मदद से, प्रेशर की मदद से। एंड रीफ्रीजिंग ऑफ वाटर इनटू आइस आफ्टर रिमूवल ऑफ प्रेशर इज नोन एज व्हाट, समझ में आ रहा है कि नहीं। इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं, गोले वाले को देखिए, गोला वाला क्या करता है, आइस का एक टुकड़ा रखता है, फिर उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करता है, नीचे जिसपे वो आइस रखता है उसके अंदर देखो होल्स होते हैं, जब वो उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करता है वो होल से आइस मेल्ट होके लिक्विड फॉर्म में कहां आता है, नीचे। जैसे नीचे आएगा प्रेशर हट गया, नीचे आया तो प्रेशर हट गया ना, वापस से रीफ्रीज हो जाता है किसमें, बर्फ में, और फिर वो छोटे छोटे बर्फ के पार्टिकल बनते हैं, उसको वो डिजायर शेप दे देते हैं, है ना, रिजिलेशन। इसका एग्जांपल है रिजिलेशन। सिमिलरली आप देखो आइस स्कीइंग करते हैं, बर्फ में हम लोग स्की करते हैं ना, आप देखो स्की बोर्ड जो होती है वो लेंथ में ज्यादा लंबी होती है,
अब जब वो जमीन पर जाएगा तो मतलब जब बर्फ पर जाएगा तो बर्फ के ऊपर क्या अप्लाई करेगा, प्रेशर, एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर बच्चा लोग उसके नीचे वाली लेयर किस में कन्वर्ट होगी, पानी में, जिससे इजीली वो क्या कर सकता है, ग्लाइड कर सकता है, स्लाइड कर सकता है। अरे समझ में आ रहा है? रिजिलेशन, देखो डेली लाइफ में हम लोग रिजिलेशन का यूज करते हैं, बट हम लोग को पता समझ में आया, conversion of ice into water by applying the pressure and refreezing of water into ice after removal of pressure is known as what, rigidation। पढ़ लो पक्का, लिख लो। ठीक है, यहाँ ले लो। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर। अब ये क्या है, इसको भी समझते हैं। तो एनामलस बिहेवियर, एनामलस का मतलब होता है कि कुछ अलग, कुछ हटके, जो बाकी किसी के पास नहीं है। ऐसी प्रॉपर्टी कौन शो करता है, वाटर शो करता है, एनामलस बिहेवियर ऑफ। देखो बेसिकली हम लोग ने नोटिस किए कि जब हम लोग किसी चीज को हीट करते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है। एग्जांपल ले लो, पापड़ को ही देखो, आप जब उसको हीट करते हो तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, उसकी साइज क्या हो जाती है। जैसे बच्चा बैठे इसके नीचे आग लगा और एक्सपांड होगा ना, अरे हाँ या ना, वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बट वाटर कुछ अलग प्रॉपर्टी शो करता है। अगर आप वाटर को 0 से 4 डिग्री के बीच में हीट करेंगे बच्चे लोग, तो उसका वॉल्यूम कम होता है। उसका वॉल्यूम क्या होता है, होना तो क्या चाहिए था, बढ़ना, बट उसका वॉल्यूम बढ़ता, वॉल्यूम क्या होने लगता है, 4 डिग्री पर उसका वॉल्यूम मिनिमम हो जाता है। 4 डिग्री पर उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, और फिर उसके बाद उसका वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है। मतलब 4 डिग्री तक की बीमारी है, 0 से 4 डिग्री के बीच में। 4 डिग्री बाद आप हीट करेंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, क्योंकि 4 डिग्री पे तो सबसे कम हो गया, तो 4 डिग्री के बाद से उसका वॉल्यूम क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। बट 0 से 4 डिग्री के बीच में वाटर का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, कम होता है। एक एग्जांपल ग्राफ से अगर मैं आपको समझाऊं, यहां पर टेम्परेचर ले रहा हूं डिग्री सेल्सियस में, और यहां पर वॉल्यूम है 0, 2, 4, 6, 8, 10। वॉल्यूम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर 1000.00, 1000.01, 1000.02, 1000.03, 1000.04, 1000.05, 1000.06। आप देखो, हाँ, अरे वो कितनी जगह एक्वायर कर सकता है। नहीं, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। पढ़े नहीं हो क्या तुम लोग मैथ्स के अंदर वॉल्यूम? अरे ये रूम में मैं कितनी चीज हटा सकता हूँ, वो वॉल्यूम है। समझ आ रहा है? हाँ, कैपेसिटी उसकी। अब जरा ध्यान से देखो, मैं बोल रहा हूँ कि मैंने भी आपको बताया कि अगर पानी का एग्जाम्पल ले तो 0 से 4 डिग्री के बीच में पानी का वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। 0 से 4 डिग्री के बीच में पानी का वॉल्यूम क्या होता है बच्चे लोग, मतलब कि अगर मान लो पानी का वॉल्यूम 0 पर कितना है, 1000.02 है, तो आप जब उसको हीट करेंगे, नॉर्मली होना तो चाहिए, बढ़ना चाहिए, बट पानी का वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। और मिनिमम कहाँ होता है, 4 डिग्री, मिनिमम कहाँ होता है, फिर 4 डिग्री के बाद उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, 4 डिग्री के बाद उसका वॉल्यूम, बट 0 से 4 डिग्री के बीच में जब आप हीट करते हो तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, कम। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज नोन एज व्हाट, एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर। वाटर के अलावा बाकी सब आप हीट करो, जैसे आप इसको हीट करोगे उसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा। वाटर के अलावा ये किसके लिए प्लॉट किया था, वाटर के लिए ना, किसी दूसरी चीज को प्लॉट करता तो वो सीधा बढ़ना स्टार्ट, बट वाटर ऐसा शो, वाटर 0 से 4 डिग्री के बीच में उसका वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, कम होता है, और वो 4 डिग्री पर तो वॉल्यूम सबसे कम है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में, एट 4 डिग्री सेल्सियस वाटर हैज मिनिमम वॉल्यूम, है ना, सबसे कम वॉल्यूम कौन से टेम्परेचर पे, 4 डिग्री पर। तो एट 4 डिग्री सेल्सियस वाटर हैज मिनिमम वॉल्यूम।
अगर आप ध्यान से देखो तो डेंसिटी और वॉल्यूम में कौन सा रिलेशन है? इनवर्स का। कौन सा रिलेशन है बच्चों? वॉल्यूम कम तो डेंसिटी ज्यादा, वॉल्यूम ज्यादा तो डेंसिटी। सही बात है ना भैया? मैं बोल रहा हूँ 4 डिग्री पर वॉल्यूम सबसे कम है, तो 4 डिग्री पर डेंसिटी सबसे। तो यहाँ पर लिखेंगे एट 4 डिग्री सेल्सियस वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी। वाटर हैज 4 डिग्री पर उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। समझा बच्चों? मिनिमम और मैक्सिमम वाला ये केस समझ में आया? कोई दिक्कत है? एनालिसिस बिहेवियर ऑफ वाटर क्लियर है? देखो एक सवाल पूछता हूँ, ध्यान से सुनो और सोचो कि ऐसा क्यों होता है। आप लोग ने अक्सर देखे, हम लोग जब फ्रीजर के अंदर पानी रखते हैं बर्फ होने के लिए, तो हमेशा पहली जो ऊपर की लेयर है ना वही बर्फ बनती है, कभी नीचे से बर्फ नहीं बनी, हमेशा ऊपर की लेयर बर्फ बनी। क्यों? कभी सोचा आपने? पहले ऊपर लगता है फिर नीचे। अच्छा ढक दिया ढक्कन से तो कभी ऊपर की कभी ऊपर ही होगा। आप बोल रहे सर वो ऊपर रहता है इसके लिए ना, अगर ऊपर से ढक्कन लगा के रख दिया तो भी ऊपर ही बर्फ बनेगी। सर तो सर ऊपर जो रखेगा वो ठंडा रहेगा। बाकी फ्रीजर में रखे ना बेटा, खाली ऊपर से फ्रीजर है, फ्रीजर तो सब जगह से। हीट नीचे की तरफ बैठेगी, ऊपर हीट नीचे की तरफ बैठेगी, नीचे रहती है, कोल्डनेस ऊपर जाती है। किसने बोला ऐसा? क्योंकि तू लॉ बना रहा है भाई। हाँ बच्चे लोग क्वेश्चन समझ में आया मेरा? अब इसका आंसर समझ। इसको समझने के लिए ना एनालिसिस बिहेवियर ऑफ वाटर को स्टडी करने के लिए हम लोग को एक apparatus पढ़ना है जिसको हम लोग बोलते हैं होप्स apparatus। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? गर्ल्स ध्यान रखो। अब ये apparatus में आपको उसका आंसर भी मिल जाएगा जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा। ध्यान से देखो, हम लोग ने एक सिलेंडर लिए बच्चे लोग, इस सिलेंडर के अंदर पूरा पानी भरा हुआ और इसके ऊपर हम लोग ने एक जार फिट किए। ये जार के अंदर हम लोग ने आइस प्लस सॉल्ट का मिक्सचर है। क्या रखे बच्चे लोग? आइस प्लस। आप लोग देखो आइस में सॉल्ट इसलिए मिलाते हैं कि आइस गले नहीं, आइस गले। कुल्फी वाले को देखो वो ना अपने बर्फ के अंदर नमक ऐड करता है, नोटिस किए? क्यों? बर्फ जल्दी पिघले नहीं। तो हम लोग ने भी इस आइस के अंदर क्या मिला है? सॉल्ट, ताकि अपना बर्फ जल्दी पिघले। अटेंडेंस दे तो फिर कंटिन्यू कर। तो हम लोग ये बात कर रहे थे बच्चे लोग कि हम लोग आइस में सॉल्ट इसलिए मिला रहे हैं कि अपना जो बर्फ है वो स्लो स्लो गले। ठीक है, हम लोग ने यहाँ पर 2 थर्मामीटर लगाए, ये T2 है और यहाँ पर T1। 2 थर्मामीटर, इसके लिए एक को T1 नाम दे दिया और एक को T2 नाम दे दिया। अब होगा क्या? ध्यान से देखो, जिस जोन में ये समझा ना, डायग्राम समझे, सिलेंडर था उसके ऊपर अलग से एक जार फिट किया, उसके अंदर बर्फ रखा हुआ है। अब जिस जोन में ये जार रखा हुआ है वो जोन में बर्फ है ना, तो उस जोन का पानी क्या होने लगेगा? ठंडा होने लगेगा। लेट्स से मैं बोलता हूँ पहले पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री था। ध्यान से कंसेप्ट को समझो, पहले पानी कितना था? 20 डिग्री। जब पानी ठंडा होगा तो लेट्स से 20 से कितने पे आ जाएगा? 18 पे। पानी ठंडा हो रहा है मतलब वॉल्यूम क्या होगा? कम। अरे हाँ है ना, मैंने बताया किसी चीज को हीट करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है और कूल करते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है? 20 से कितने पे आया? 18। मतलब वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम कम तो डेंसिटी, रिलेशन याद है ना भैया? वॉल्यूम कम तो डेंसिटी। अब जाहिर सी बात है यहाँ के पानी की डेंसिटी ज्यादा है और यहाँ के पानी की डेंसिटी, हम लोग पता है जो डेंस चीज होती है वो कहाँ आती है? नीचे, और लेस डेंस कहाँ जाएगी? ऊपर। मतलब पानी ठंडा होकर कहाँ आएगा? नीचे, और नीचे वाला पानी कहाँ जाएगा? सही बात है। अरे बीच में 18 डिग्री हो गया था ना, तो 18 डिग्री वाला पानी कहाँ आएगा? नीचे, और नीचे जो 20 डिग्री वाला था वो कहाँ जाएगा? अब 20 डिग्री वाला ठंडा होगा, लेट से वो 16 पे आ गया। कितने पे आया? अब 16 पे आएगा तो और वॉल्यूम कम, वॉल्यूम कम तो डेंसिटी, फिर से ये पानी नीचे जाएगा, नीचे वाला पानी कहाँ आएगा? ये प्रोसेस चलता रहेगा कहाँ तक कि 4 डिग्री तक। कहाँ तक के? क्योंकि हम लोग को पता है एट 4 डिग्री सेल्सियस वाटर हैज मिनिमम वॉल्यूम। सबसे कम वॉल्यूम कितने पे है? 4 डिग्री। मतलब जैसे ही 4 डिग्री के बाद अब ये ठंडा होगा, अब उसका वॉल्यूम कम नहीं होगा, वॉल्यूम
बढ़ेगा। अरे 4 डिग्री पे वॉल्यूम सबसे कम हो गया, अब वॉल्यूम क्या होने लगेगा, बढ़ना स्टार्ट करेगा। वॉल्यूम क्या होगा बच्चे लोग, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी, अब आप बताओ यहाँ के पानी की डेंसिटी कम है, ऊपर के पानी की डेंसिटी, तो पानी ठंडा होके कहाँ जाएगा, और ऊपर वाला पानी कहाँ है, 4 डिग्री तक के ठंडा होके कहाँ जा रहा था, नीचे। 4 डिग्री के बाद से मतलब 3 डिग्री 2 डिग्री जब होगा तो पानी ठंडा होके कहाँ जाएगा। अब आप बताओ अगर 4 डिग्री के बाद पानी ठंडा होके ऊपर जा रहा है तो बर्फ भी कहाँ बनेगा भाई, ऊपर ही बनेगा ना भैया। अरे समझा कि नहीं, वापस से रिपीट करो, मैंने क्या बोला, यहाँ का पानी 20 डिग्री पर था, ये बर्फ की वजह से वो पानी ठंडा हुआ, ठंडा हुआ तो वॉल्यूम क्या होगा, कम, वॉल्यूम कम तो डेंसिटी, तो ज्यादा डेंसर पानी कहाँ जाएगा, नीचे, नीचे वाला पानी कहाँ आएगा, ऊपर, फिर वो ठंडा होगा, फिर वो नीचे आएगा, नीचे वाला ऊपर। कब तक चलेगा ये, 4 डिग्री पर वॉल्यूम सबसे कम हो गया सर, इससे कम वॉल्यूम होने वाला। 4 डिग्री के बाद वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी, अब ऊपर के पानी की डेंसिटी ज्यादा है, नीचे के पानी की डेंसिटी, तो ऊपर वाला पानी नीचे आएगा, नीचे वाला पानी, सही बात है ना। 4 डिग्री तक के ठंडा होके नीचे जाता था, 4 डिग्री बाद ठंडा होके ऊपर जाएगा, तो पहले बर्फ भी कहाँ बनेगा। अब समझ में आ रहा है कि नहीं, दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, जहां पर वो 4 डिग्री के बाद क्या करने वाला है, अपने वॉल्यूम को बढ़ाने वाला है, या 4 डिग्री से पहले अपने वॉल्यूम को बढ़ाने वाला है, इसको हम लोग बोलते हैं एनामेलस बिहेवियर ऑफ, ये apparatus को बोलते हैं होप्स apparatus। मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, अगर इसको ग्राफिकली मैं आपको बताऊं, लेट्स से मैं यहाँ पर टाइम लिखता हूँ और यहाँ पर मैं टेम्परेचर लिखता हूँ, ठीक है, 0 2 4 6 8 10, ये 4 डिग्री वाली लाइन है। तो आपको पता है कि 4 डिग्री तक के पहले ठंडा कौन हो रहा था, T1, तो 4 डिग्री तक के पहले कौन ठंडा हो गया, T1, और T2 को टाइम क्या लगेगा, ज्यादा, T2 को टाइम क्या लगेगा, यहाँ पे टाइम लिख देता हूँ 2 4 6 8 10 12, बट हम लोग पता है कि 4 डिग्री के बाद T2 फौरन कहां पर आ जाएगा, अरे T2 कहां पर आ जाएगा, 0 पे, और T1 को टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। अरे समझे कि नहीं, T2 को देखो 6 मिनट में मैंने क्या बना दिया, 0 पे, और T1 को टाइम कितना लग रहा है, 10 मिनट से भी ज्यादा, यही होगा ना। 4 मिनट तक के पहले ठंडा T1 हो रहा था, बाद में ठंडा T2 हो रहा था। 4 डिग्री के बाद पहले ठंडा कौन होगा, T2, और बाद में कौन होगा, समझ में आया बच्चों, पक्का क्लियर है ना। कमाल किसका है, डेंसिटी वाला। अब अगर नोटिस करो बच्चे लोग, अगर वाटर के पास ये प्रॉपर्टी ना हो तो एक्वेटिक लाइफ सरवाइव नहीं करेगी। पानी अगर पूरा बर्फ बन जाए तो मछली भी जम के मर जाएगी बेचारी। अरे हाँ है ना, वो तो कोल्ड ब्लडेड है ना, हम लोग पढ़ेंगे भी, वो लोग अपने बॉडी के टेम्परेचर को एडजस्ट नहीं कर सकते सराउंडिंग के हिसाब से, तो मर जाएंगे। इसीलिए देखो नेचर ने वाटर को क्या दिया, एनामेलस बिहेवियर दिया, इसीलिए पानी ऊपर से ही बर्फ बनता है, नीचे पानी रहता है, मछली आराम से तैरती है, लोगों को कोई दिक्कत नहीं। समझा कि नहीं भैया, कोई दिक्कत, पक्का। नेक्स्ट टॉपिक चलिए यहाँ नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमिडिटी एंड ड्यू। गर्ल्स चलो यहाँ पर ह्यूमिडिटी एंड ड्यू पॉइंट। अब ये वर्ड भी पहली बार नहीं सुन रहे, ह्यूमिडिटी नमी, अलग सब लोग में पढ़े हैं। देखो ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, जो वेपर अपने एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है ना, कितना वेपर प्रेजेंट है, इसी को हम लोग क्या होते हैं, ह्यूमिडिटी। अमाउंट ऑफ वेपर प्रेजेंट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। इसको थोड़ा सा और स्पेसिफिक बोले तो हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। क्या होता है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब अमाउंट ऑफ वेपर प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर। एक वॉल्यूम ऑफ एयर में कितना वेपर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिर्फ ह्यूमिडिटी बोल रहा हूं तो कितना वेपर एयर में है, इसको मैंने क्या बोल दिया, ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट बोला तो मैं बोल दिया यूनिट वॉल्यूम में, मतलब वॉल्यूम जो होगा वो कितना होगा, 1 होगा, 1 मीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब, जो भी होगा वो कितना होगा, मगर 1 होगा। समझ में आया? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय
ड्यू पॉइंट, इस पॉइंट पे ओस हाँ जिस पॉइंट पर ड्यू बनना स्टार्ट हो, जिसको हम लोग ओस बोलते हैं आम भाषा में। ठंडी के मौसम में अक्सर आप लोग देखते हो कि पत्ते के ऊपर, गाड़ी के कांच के ऊपर पानी जमा हुआ हम लोग को दिखता है। या आप लोग ने ये अक्सर एक्सपीरियंस किए कि हम लोग फ्रीजर में से जब कोई बॉटल बाहर निकाल के रखते हैं, कुछ टाइम के बाद उस बॉटल के ऊपर पानी जमा होता है। हम लोग को पहले ऐसा लगता था कि वो पानी जो है वो बॉटल के अंदर से बाहर आ गया, ऐसे लगता था, बट ऐसा होता नहीं। वो पानी एक्चुअली सराउंडिंग का पानी। देखो हुआ क्या बच्चे लोग, जब आप पानी को बाहर निकालते हो तो पानी ठंडा है, जिसकी वजह से उसके आसपास की एयर भी क्या होती है, ठंडी होती है। आप अगर बॉटल को कभी सिर्फ करीब लेकर आओ, टच मत करो, आपको फील होगा उसकी कोल्डनेस। तो पानी ठंडा है, उसके आसपास की एयर भी क्या होती है, ठंडी होती है। और एयर के अंदर ना जो अमाउंट ऑफ वेपर होता है वो फिक्स होता है। अमाउंट ऑफ वेपर क्या होता है, फिक्स। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मान लो कि मेरे पास एक एयर है जिसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। कितना? तो इस 40 डिग्री सेल्सियस एयर में 49 ग्राम ऑफ वेपर ही रह सकते हैं। कितने? 49। इससे ज्यादा वेपर इसके अंदर कम रहेगा तो चलिए से कोई दिक्कत, बट अगर 49 से ज्यादा हो गया ना, तो जितना भी ज्यादा होगा वो सब एक्सेस में जो है वो सब कंडेंस होकर वापस से कौन से फॉर्म में आ जाएगा, पानी की फॉर्म में। मैं बोल रहा हूँ कि भैया एयर 40 डिग्री पर उसमें 52 ग्राम वेपर है, आप बोलेंगे पॉसिबल नहीं है सर। 40 डिग्री पे मैक्सिमम कितना वेपर रह सकता है, 49। तो ये जो एक्स्ट्रा 3 ग्राम वेपर रहेगा वो कंडेंस हो जाएगा किसमें, पानी में। तो टेम्परेचर अगर ज्यादा होता है, टेम्परेचर अगर ज्यादा होता है तो उसके अंदर अमाउंट ऑफ वेपर्स भी क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। मगर टेम्परेचर अगर कम होगा ना तो अमाउंट ऑफ वेपर्स भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे वही एयर को अगर आप 20 डिग्री पर देखो तो उसके अंदर सिर्फ 14.7 ग्राम ऑफ वाटर वेपर रह सकते हैं, इससे ज्यादा वेपर नहीं रहेगा। अब देखो हुआ क्या, पहले सराउंडिंग का टेम्परेचर 30 डिग्री था। कितना था? आपने जैसे ही फ्रीजर में से निकाल के बॉटल रखे बच्चे लोग, क्या होने लगा, मैंने जैसे बॉटल को बाहर निकाला, बॉटल का जो टेम्परेचर था वो सराउंडिंग के टेम्परेचर को क्या करने लगा, ठंडा करने लगा। पहले 30 डिग्री में था, जिसकी अब धीरे धीरे ठंडा होते होते लेट से 10 पर आ गया। कितने पर आ गया, 30 डिग्री पर उसके अंदर वेपर कितना था, 30 डिग्री में उसके अंदर वेपर लेट से पहले 40 डिग्री था, क्योंकि मैंने एग्जांपल लिया 40 डिग्री का। पहले कितना था, 40 डिग्री, उसके अंदर वेपर भी कितना था, लेट से 30 ग्राम था। कितना था? अब मैंने इसको ठंडा करते, मैंने नहीं ठंडा किया, जब मैंने बॉटल निकाला तो उसके आसपास की जो एयर थी वो ठंडा होते होते कितने पर आ गई, 20 पे आ गई। कितने पे आ गई? अब आप बताओ, जब 40 पे था तो 30 ग्राम वेपर था, अब 20 पे आ गया तो रहेगा कितना, 14.7। इसके ऊपर के जितने भी वेपर रहेंगे सब क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तो बोलते हैं ये वो पॉइंट है जहां पर ड्यू बनना स्टार्ट हो गया। और वो टेम्परेचर जहां पे ड्यू बनता है उसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। समझा मैंने क्या बोला? अरे भैया पानी निकाला था, फ्रीजर से बाहर निकाल के रखा, आसपास की एयर क्या होगी, ठंडी। अब ठंडी जब होगी तो एक्सेस ऑफ वेपर सब क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे। समझा कि नहीं बच्चे लोग? पक्का? अच्छा, तो ये रीजन होता है किसका, ड्यू बनने का। ये रीजन होता है किसका, मैंने इसमें एक टर्म आप लोगों को बताया था, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। क्या बताया था बच्चे लोग? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। देखो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का डेफिनेशन मैंने क्या बोला, amount of vapor present in unit volume of air, present in देखो यार, मैंने बताया टेम्परेचर ज्यादा तो वेपर भी क्या होगा, ज्यादा। टेम्परेचर कम तो वेपर भी क्या होगा। इसीलिए आप देखो बच्चे लोग, गर्मी में ना हम लोग की स्किन वगैरह ड्राई नहीं होती, ठंडी में स्किन ड्राई हो जाती है, क्योंकि ठंडी में नमी नहीं होती है, वेपर्स कम होते हैं ना एटमॉस्फेयर में, इसीलिए स्किन क्या होने लगती है, ड्राई। इसीलिए आप देखो ठंडी में हम लोग अलग से लोशन वगैरह लगाते हैं। क्यों? सब लोग नहीं लगाते, कुछ लोग की नहीं होती स्किन, बट कुछ लोग की स्किन फटने लगती है, ओट वगैरह है, एडी वगैरह है, ये स्किन फटने लगती है। क्यों? क्योंकि हम लोग को ना उतना मॉइस्चराइजर नहीं मिल रहा है एटमॉस्फेयर से, क्योंकि एटमॉस्फेयर में उतना है ही नहीं वेपर्स, इसीलिए हम अलग से लेते हैं। बट आप गर्मी में देखो तो गर्मी में आपको कभी ऐसा फील, क्योंकि गर्मी में टेम्परेचर ज्यादा है तो अमाउंट ऑफ वेपर भी क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चे लोग? अच्छा, ये तो बात होगी उसकी। हम लोग एक टर्म और दिया हुआ है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्या दिया बच्चे लोग? रिलेटिव। अब नाम में इसका आंसर है, मैंने आपको बताया जब भी रिलेटिव का मतलब हम लोग पढ़े ना
मतलब किसी चीज से हमें उसको कंपेयर करना है। तो रिलेटिव को पढ़ने से पहले ना एक पॉइंट आपको समझना है, सैचुरेशन। क्या चलो सैचुरेशन का मतलब उसकी जो लिमिट है ना, उसकी जो लिमिट है, जैसे मैं बोल रहा हूँ भैया मेरे पास 1 गिलास पानी है, तो उसके अंदर मैं सर्टन चम्मच शक्कर या सर्टन चम्मच नमक ही डिसॉल्व करूंगा। 1 गिलास पानी में 10 चम्मच 12 चम्मच डिसॉल्व कर देंगे, इससे ज्यादा तो डिसॉल्व, लेट से 12 चम्मच के बाद फर्दर उसके अंदर आप सॉल्ट डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो डिसॉल्व होने वाला, मतलब वो सैचुरेट हो गया। वो क्या हो गया, जैसे आपकी लिमिट है 2-3 रोटी खाने की, मैंने आपको 10 रोटी खिला दिया, आप सैचुरेट हो गए, सर अब नहीं, रोटी देख के भाग जाएंगे, सैचुरेट हो गया। ऐसे ही ना एयर भी सैचुरेट हो जाती है। मैंने बताया ना 40 डिग्री पर कितना वेपर रह सकता है, 49। 40 डिग्री पर कितना रह सकता है बच्चे लोग, 49। इससे ज्यादा रहेगा क्या, नहीं रहेगा सर। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि 40 डिग्री एयर है और उसमें कितना वेपर है 49, मतलब वो सैचुरेट है, क्या है वो। अब अगर इसके बाद 1 भी ग्राम एक्स्ट्रा वेपर आया तो वो एक्स्ट्रा वेपर क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, पानी की फॉर्म में आ जाएगा। समझा कि नहीं। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का डेफिनेशन क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ amount of vapor amount of vapor present in given volume of air, amount बोलो या mass of vapor बोलो, mass becomes very small, mass of vapor present in given volume of air to the mass of vapor required to saturate the air, required to saturate the air into 100 इसलिए ताकि उसको परसेंटेज में लिख सके, कितना वेपर प्रेजेंट है डिवाइडेड बाय कितना वेपर लगेगा उसको सैचुरेट करने के लिए। इन दोनों के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मैं बोला मेरे पास एक एयर है 40 डिग्री पर, उसके अंदर 30 ग्राम वेपर है, कितना, तो गिवन कितना बोल दिया मैंने, 30 ग्राम। और हम लोगों को पता 40 डिग्री पर सैचुरेशन के लिए कितना चाहिए, 49 ग्राम। समझ में आ रहा है, इनको डिवाइड करो जो भी आंसर आएगा दैट मच परसेंटेज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। भाई समझा कि नहीं बच्चे। अच्छा एक सवाल है मेरा, मैं ये पूछना भूल गया था आपसे, आप लोग देखे होंगे हम लोग जब फ्रीजर में बॉटल को, कांच की बॉटल को जब रखते हैं तो वो कांच की बॉटल क्रैक हो जाती है, फूट जाती है, क्यों, ठंडक की वजह से। तो प्लास्टिक क्यों नहीं फूटते हैं, इसको नहीं ठंडक लग रही, ज्यादा देर कैसे भी जवाब दे रहे हैं। हाँ कोई आंसर दे रहा था सर मॉलिक्यूल लेवल, अरे सिंपल एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर, मैं उस टाइम पे डिस्कस करना भूल गया था, अभी मुझे याद है। पानी को 4 डिग्री के बाद जब उसको आप कूल करेंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, 4, आपने पानी भर के पूरा रखे थे ना भैया, उसमें और जगह है क्या, 4 डिग्री के बाद उसका वॉल्यूम क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। अब पानी उसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसके पास तो जगह है ही नहीं, तो वो कांच को क्या कर देता है, तोड़ देता है। बट अगर इसी की जगह पर आप प्लास्टिक की बोतल लेंगे तो प्लास्टिक के अंदर थोड़ी बहुत इलास्टिसिटी होती है, तो वो अपने शेप को एडजस्ट करके इधर उधर वॉल्यूम को क्या करता है, एडजस्ट करता है। इसीलिए जब देखो फ्रीजर से प्लास्टिक की बोतल निकालो तो आड़ी टेढ़ी होगी, समझा, क्योंकि वो अपने वॉल्यूम को क्या कर रहा है, एडजस्ट, कांच एडजस्ट नहीं कर सकता ना, इसीलिए उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, जो कांच की बोतल है वो ब्रेक हो जाता है। सिमिलरली ठंडी के मौसम में जो ठंडे इलाके होते हैं जहां माइनस पे टेम्परेचर जाता है, तो वहां जो पीवीसी की पाइप होती है ना जिसमें से पानी जाता है, तो पानी इतना ठंडा हो जाता है कि वो फ्रीज हो जाता है पाइप के अंदर। जब फ्रीज होगा तो पीवीसी का पाइप हार्ड होता है, प्लास्टिक का जो पाइप जिसमें से पानी आता है अपने नल के अंदर उसकी बात कर, वो बहुत हार्ड होता है, उसके अंदर इलास्टिसिटी, अब वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो वो पाइप क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा, बर्स्ट हो जाता है। ये साइंटिफिक रीजन में पूछ सकता है, इसके लिए बताया मैंने, मैं उस टाइम शायद एग्जाम से निकल गया। क्लियर है चलो, अरे ये क्लियर है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ड्यू पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, हाँ है ना। देखो किसी भी एयर को सैचुरेट करने के 2 तरीके, या तो आप उसके अंदर वेपर बढ़ा दो, जैसे मान लो अभी ये 40 डिग्री पे, इसमें वेपर कितने हैं, 30 डिग्री। अगर आपको इसको सैचुरेट करना है तो सर इसके अंदर और मैं क्या करता हूँ, 19 ग्राम वेपर लाके डाल देता हूँ, एयर सैचुरेट हो जाएगी। या फिर आप उसके टेम्परेचर को क्या कर दो, कम कर दो। दोनों ही केस में आप उस एयर को क्या कर सकते हो, सैचुरेट कर सकते हो। इसका एक एग्जांपल और देता हूँ। आप लोगों ने अक्सर ठंडी के मौसम में देखे कि आसमान से पूरा क्लाउड दिखता है अपने को,
हम लोग बोलते हैं देखो रॉकेट गया है यहाँ से, है ना, रॉकेट क्या रहता है, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है रोज इंडिया वहां से यहाँ से दाग रहे, ऐसा क्या नहीं। बेसिकली होता क्या है, देखो मैंने बोला कि ठंडी के मौसम में आप जब नहाने जाते हो तो देखो कांच के ऊपर पानी जम जाता है, फिर हम लोग पानी को ऐसा हटा के देखते हैं मैं कितना गंदा दिख रहा हूँ, है ना, क्यों ऐसा हो रहा है, सेम व्यू पॉइंट। होता क्या है, एरोप्लेन एक्चुअली गई है, चलो वो क्या गई है, एरोप्लेन। जब एरोप्लेन के एग्जॉस्ट गैस बाहर आती है तो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, उसके अंदर वेपर्स भी है, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, लेट्स से 40-50 डिग्री, और ठंडी का टाइम है, एटमॉस्फेयर लेट्स से 20 डिग्री पे, एग्जांपल दे रहा हूँ कितने पे। अब जब वो 40 डिग्री वाली एयर आई थी उसके अंदर लेट्स से मैं बोल रहा हूँ 40 ग्राम वेपर था, कितना ग्राम था, अब जैसे वो बाहर आएगी सराउंडिंग ठंडा है, सराउंडिंग क्या है, और ठंडा होगा तो मैंने अभी बताया जब ठंडा होगा तो वेपर क्या होंगे, कंडेंस एक्सेस में जो वेपर है वो जमने लगेगा ना भैया। 40 डिग्री पे था, 40 ग्राम था उसके अंदर, बट अब बाहर कितना है, 20 है ना, और 20 पे रह कितना सकता है, 14.7। तो ये जो 14.7 के ऊपर जो एक्सेस में वेपर है वो सब क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, और क्या बनाते हैं, क्लाउड। क्या बनाते हैं, तो वो जहां जहां गया था वो क्लाउड हम लोग को दिखता है, वो क्लाउड हम लोग को हेलो होता है, यहाँ से रॉकेट गया। ये चीज गर्मी में देखने नहीं मिलेगी, गर्मी में बहुत पतली लाइन शायद बनती है, दिखती भी नहीं। उसका रीजन ये है, गर्मी में उसमें से जो एयर आ रही है वो और सराउंडिंग का टेम्परेचर दोनों अप्रोक्सीमेट सेम टेम्परेचर पे, ज्यादा डिफरेंस तो ज्यादा कंडेंसेशन भी होने वाला, ज्यादा ड्यू भी नहीं बनेगा, इसलिए हम लोग को वो क्लाउड्स दिखते हैं। तो वो कोई रॉकेट लॉन्च नहीं हुआ, क्या था वो, एरोप्लेन था। क्लियर है, चलो कोई दिक्कत, ठीक है, ये लिख लो, आज के लिए काफी है, अगले लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं।